तो समन्वय बहुलक होता क्या है ना? तो इसमें क्या होगा कि जैसे समन्वय बहुलक है, बहुफलक है ना? फलक का मतलब होता है बेटा फेस से। जैसे सपोज हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें कितने फेस है, फेस माने फलक है। फलक शब्द एक बहुफलक का मतलब यहाँ फलक है। तो फलक किस प्रकार से आएगा, जैसे जैसे हम कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में 6 फलक है। 6 फलक माने एक छत हो गए ऊपर, है ना? उसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हो गई छत, दूसरा हो गया फर्श जो नीचे वाला, वो भी फलक है ना? और एक हमारे सामने की दीवार है, एक पीठ पीछे की दीवार है, एक दाएं हाथ की दीवार है और एक बाएं हाथ की दीवार है। ये फलक होते हैं, है ना? उनको हम बोलते हैं फलक। वो क्या हो जाएंगी? फलक। तो फलक समझ में आ रहा होगा कि हमारे जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं उसमें 6 फलक हैं, ऐसे फलक मान लेते हैं ना। एक तो ये नीचे वाला फलक है, नीचे जो फर्श है, एक छत हो गई फलक, है ना? एक इधर दाएं वाला हो गया, एक बाएं वाला हो गया, एक सामने वाली हो गई, एक इधर वाले हो गए। तो 6 फलक होती है। तो ऐसे क्या होता है, परमाणुओं में जो हमारे पास क्या होंगे, संकुल यौगिक होंगे, उनमें भी फलक होते हैं, है ना? तो ये कहता है बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, है ना? तो पॉलीहेड्रॉन क्या है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो जो संकुल यौगिक होंगे हमारे पास, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, है ना? जो केंद्रीय परमाणु होगा उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल, वो सीधे क्या होते हैं, लिगेंड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? लिगेंड से। और जो लिगेंड समूह से जुड़े होने को दिक् व्यवस्था कहते हैं, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है, और इनको बोलते हैं समन्वय बहुलक, समन्वय बहुफलक। अब बहुफलक से जुड़े हुए होते हैं, है ना? और ये कैसे कैसे हो सकते हैं? ये जो समन्वय बहुफलक होते हैं, वो पहला होता है अष्टफलकीय, जिसमें 8 फलक होते हैं। अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, है ना? एक होता है वर्ग समतलीय, और एक होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इनको है, यदि हम देखेंगे तो अष्टफलक कैसे, ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? देखो, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है कि पहले ऐसे बना हुआ है ना? और इसमें क्या होगा, 8 फलक कैसे होंगे, यहाँ पर एक बीच में हम खड़ा ले सकते हैं इसमें, और इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो, एक फलक तो ये हो जाएगी, एक फलक हो गई, दूसरी फलक उस पीछे हो गई, है ना? तीसरी फलक को यदि हम देखें, तीसरी और चौथी हो जाएगी, है ना? एक बीच में खड़ा, है ना? फिर नीचे की तरफ भी ऐसे होगा। देखो, एक फलक सामने की तरफ होगी और बाकी जो फलक होंगे वो पीछे की तरफ होंगे। तो ऐसे कर टोटल मिला करके, जैसे आप लोगों ने हिमाचल में देखे होंगे मकान कैसे बने रहते हैं, ऐसे वाले, है ना? तो ये फलक होती है। अब मान लीजिए एक ऊपर ऊपर 4 फलक है ऐसे, ठीक है ना? 4 फलक ऊपर की तरफ हो गए, ठीक है ना? ऐसे नीचे की तरफ होंगे, 4 फलक नीचे की तरफ होंगे, तो ये अष्टफलकीय होगी। ये कैसे फलक वाले होंगे? 8 फलक वाले होंगे, है ना? ऐसे करके हम इसको दिखा सकते हैं, ऐसा करके वो बन जाएगा। तो जितने ऊपर है उतने नीचे भी है। इसको ऐसे बना देता मैं, एक मिनट। अष्टफलक बनाना जरूरी है ना? जैसे माना 8 फलक वाला किस प्रकार से आएगा, यहाँ बीच में ऐसा होता है, हम अष्टफलकीय हमेशा ऐसे बनाते हैं, है ना? एक लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं और एक लाइन नीचे की तरफ खींचते हैं, तो जो ऊपर वाली लाइन उसको ऐसे मिला लेते हैं, 1 2 देखो 3, और चौथा यहाँ हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, है ना? ऐसे नीचे वाली लाइन को मिला देते हैं। देखो, यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा इस पे, है ना? एक इस वाले पोर्शन से जुड़ेगा, एक इस वाले पोर्शन से जुड़ेगा। जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे नीचे मंदिर का आकार होता है। तो इसमें 8 फलक होते हैं, है ना? इसमें बनाना थोड़ा कठिन होता है अष्टफलकीय। दूसरा हमारे पास होता है वर्ग समतलीय, है ना? और तीसरा चतुष्फलकीय बना सकते हैं हम यहाँ। चतुष्फलकीय कैसे बनेंगे? इसमें 4 फलक होंगे,
तो 4 फलक कैसे बन सकते हैं? जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, बीच में सेंट्रल मेटल आयन होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, देखो एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे करके हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे। तो इसमें एक फलक तो ये होगी, एक ऐसे सीधे बनेंगे, है ना। दूसरी फलक यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी और चौथी हो जाएगी, ऐसे 4 फलक होते हैं, है ना। और इनके बीच थोड़ा सही नहीं बना हुआ था, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे कर, ये होगा चतुष्फलकीय, है ना। ये 4 फलक जिसके पास होंगे तो चतुष्फलकीय हो जाएंगे। तो यहाँ 3 प्रकार के फलक हो सकते हैं। एक होगा अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं जिसको। दूसरा होगा चतुष्फलकीय, इसमें 4 फलक हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा वर्ग समतलीय। ये 3-4 प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकते हैं, है ना। वर्ग समतलीय मैंने इसमें वर्ग क्या होगा, चारों ऐसे वर्ग बना देंगे, ये वाला, और इसमें ऐसे 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 करके थोड़ा खड़े वाली तरफ में, है ना, वर्ग समतलीय हो गया। और भी स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय होते हैं, वर्गाकार पिरामिडीय होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो बहुफलक जिनमें क्या होंगे, बहुत सारे फलक होते हैं, बहुफलक, है ना। तो उनको हम बहुफलक, यदि आप लोग चाहें तो उसमें देख सकते हैं गूगल में किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर, है ना। तो वहां पर हम इसको देख भी सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो। तो ये है बेटा बहुफलक। अब इनमें जैसे देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है CO फलक के बारे में, है ना, CONH3। अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, CONH3 की होल 6। और इस पर देखोगे तो इसमें कितना चार्जेस है, ठीक है ना। इस पे यदि देखोगे तो कितने चार्जेस है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस पर है 3 पॉजिटिव चार्ज। इसमें कितने हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा यहाँ पर देखोगे तो ये है Cr और यहाँ H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है ना। और इस पर होल 6 और इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ देखो बेटा ये कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये होगा अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, अष्टफलकीय, है ना। अष्टफलकीय कैसे होंगे, जिसके 8 फलक होंगे। जैसे निकल है NiCO की होल 4, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लगा दें, है ना। तो ये कैसे होगा, इस चतुष्फलकीय होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, है ना। तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक होता है PtCl4, और इसमें यदि देखोगे इसमें क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्जेस है। इसको बोलते हैं वर्गाकार समतलीय। कैसे होगा, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमारे पास, है ना। इनके नाम इस टाइप से हैं और ये अलग अलग प्रकार के, इनको बोलते हैं बहुफलक, जिसमें बहुत सारे फलक होते हैं। फलक का मतलब यहाँ फेस से है, जैसे मैंने बताया था अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग फेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें ये है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल, है ना, एटम की ऑक्सीकरण संख्या। अब सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है ना। यहाँ पर देखो केंद्रीय जो धातु परमाणु है से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो पृथक करने के पश्चात उसमें क्या होगा, जो आवेश आता है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या या अंक कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है Cu। अब देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होने वाला है ना। देखो CuNH3 और इसका होल 4, और इस पे चार्जेस हैं 2 नेगेटिव। अब हमें इस सेंट्रल मेटल एटम ही है बेटा, इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, किसकी, कॉपर।
तो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखो यहाँ पर NH3 है, NH3 क्या है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, अणु है। तो हमेशा जो भी अणु होते हैं, जितने भी हमारे पास अणु हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस आएगा, इसका हो गया 0 इंटू 4, देखो 4 होंगे क्योंकि अमोनिया कितने 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे और बराबर का चिन्ह लगा करके, क्योंकि अपने आप में ये कंपाउंड है, कंपाउंड का भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बेटा, उन्होंने चार्जेस दिए हुए 2 माइनस, तो इसको हम 2 माइनस यहाँ लिखेंगे, जो ऊपर ली हुई संख्या है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2, यानी कि कॉपर पर कितने चार्जेस है, सॉरी -2 है, Cu, हाँ 2 पॉजिटिव है बेटा, 2 पॉजिटिव है, तो Cu क्या होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव लिखा था मैंने, माइनस लिखा उसको, है ना। तो यदि माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस होता प्लस लिखते, है ना, यहाँ ये समझना आपको। तो यदि माइनस था तो माइनस लिखते, अब प्लस मैंने कर दिया तो +2 आ जाएगा, यानी कि कॉपर पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आ गया केंद्रीय परमाणु का। तो ऐसे हम अन्य मॉलिक्यूल्स का, अन्य कंपाउंड्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे, अभी निकालेंगे भी बहुत सारे, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या नहीं निकाल सकते, उनमें से जो परमाणु होंगे उनकी बहुत सारी चीज़ों को नहीं निकाल सकते। जैसे माना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा, हम उनका नाम नहीं लिख सकते, है ना। जैसे एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर CO है और हमने लिया NH3, और NH3 का था होल थ्राइस, और फिर Cl3, और इसको ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, किसका निकालना होता है, सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी कहते हैं इसको, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ देखो NH3 का मैंने बताया अभी, NH3 अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है, उसका 0 हो जाएगा, लेकिन 3 है तो जब, और फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ देखो क्लोरीन का होता है -1, और ये 3 क्लोरीन है, 3 का गुणा कर देंगे, देखो ना Cl3 है, एक क्लोरीन का -1, ये याद रखना पड़ेगा, मैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल अभी 0, इसमें कोई चार्ज नहीं। यदि यहाँ पे चार्ज होता तो हम वो लिख लेते, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ 0 कर देंगे, कोई 0 चार्ज है ना, कोई चार्ज ही नहीं इसमें, है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना, लेकिन इसका गुणा करोगे 3 कम 3, तो -3 हो जाएंगे, है ना, और इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आया, ये +3 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। प्लस और माइनस लिखना जरूरी है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल सकते हैं। एक दो और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज Cu है और यहाँ पर NH3 है, और NH3 को हम क्या करते हैं, होल 4 लिख लेते हैं, NH3 का होल 4, और यहाँ आएगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और ये आएगा SO4, है ना, SO4 आ जाएगा। इसमें हमें निकालना है कॉपर का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं इसका, कॉपर का, इसको मान लेंगे x। अमोनिया का देखो, अमोनिया है 0, कितना है, 4 का गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर सल्फेट आयन है, देखो फिर बाहर वाला भी है, इसके ब्रैकेट के बाहर, है ना, तो प्लस का चिन्ह। देखो सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 2 माइनस इसके ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कि एक ही है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, है ना, x - 2 बचा बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना बचा, +2, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। ऐसे अन्य मॉलिक्यूल्स के भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो
तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल रहे होंगे, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल की ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट था क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा, है ना, आगे बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद है होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक संकुल है बेटे, कुछ और हो गया, संकुल, यहां पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ये कॉम्प्लेक्सेस है, होमोलैटिक या हेट्रोलैटिक संकुल। इसमें होमोलैटिक क्या होगा? होमोलैटिक वो होता है बेटा जिनमें ये कहता है कि ऐसे संकुल जिनमें क्या होगा, जो धातु परमाणु या आयन केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं होमोलैटिक, है ना, होमोलैटिक संकुल। तो होमोलैटिक संकुल कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक प्रकार के दाता समूह जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया CO और यहाँ लिया NH3 और इसका O6। देखो सारे के सारे क्या हैं इसमें, और इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। देखो सारे के सारे क्या है, लिगेंड्स NH3 है ना। और माना दूसरा ले लेते हैं, देखो क्रोमियम लिया और यहाँ पर H2 लिया और इसको हमने O6 कर लिया और इस पे भी चार्जेस दिखा दिए, 3 पॉजिटिव चार्ज। देखो सारे के सारे लिगेंड्स क्या हैं, H2। तो जिसमें समान प्रकार के क्या हैं, लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं होमोलैटिक संकुल। ये है ना। अब जिनमें क्या होगा, जिनमें धातु परमाणु में क्या होगा, अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़े हो, लिगेंड्स जुड़े हो, तो हेट्रोलैटिक में क्या होगा, जो हेट्रोलैटिक होगा वो क्या होगा, हेट्रोलैप्टिक है, हेट्रोलैप्टिक है ना। और होमोलैप्टिक क्या हुआ, होमोलैप्टिक तो आप समझ गए। हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा बेटा, जिसमें क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के दाता समूह जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोबाल्ट लिया, है ना, और यहाँ पे क्या था, NH3 ये होल 4 और Cl2 ऐसे लगा हुआ। तो देखो इसमें जो दाता समूह डोनर है, एक तो NH3 है और दूसरा क्या है, Cl2। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, इसमें एक पॉजिटिव है ना। तो जिसमें अलग अलग प्रकार के होंगे वो होंगे हेट्रोलैप्टिक, है ना, संकुल, है ना, कॉम्प्लेक्सेस। तो दो प्रकार के हमारे पास होगा, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, तो दो प्रकार के हो जाएंगे। तो इनमें हम इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएंगे। इसके बाद और आगे देखो, उसके बाद मैंने एक शब्दावली और इम्पोर्टेंट थी, वो थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये काफी पूछा जाता है प्रभावी है ना। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है ना, कंपाउंड संकुल यौगिक है, आयन है ना, उसमें जो उपस्थित धनायन और ऋणायन होंगे, है ना, जो धनायन होंगे या धातु परमाणु से का जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा, उसके लिए जो सूत्र होता है बेटा, सूत्र क्या होगा, यहाँ पर सूत्र होगा इसको निकालने के लिए, ये होता है धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, जो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होता है, यहाँ पर होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, धातु का परमाणु क्रमांक। पहले हम क्या लिखेंगे उसमें, धातु का परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक। पहले हमने धातु का परमाणु क्रमांक लिख लिया और उसमें से माइनस करेंगे, माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की
ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, हमने ऑक्सीकरण संख्या घटा देनी और प्लस क्या कर देना, 2 गुणा गया उप सहसंयोजन संख्या। देखो इसमें सब कुछ आ गया, उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होगा जो परमाणु क्रमांक है, जो धातु हमारे पास होगा उसका परमाणु क्रमांक। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया बेटा, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो हमने K3 Fe और Cn का होल 6। मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में धातु का परमाणु क्रमांक निकालना है। तो धातु का परमाणु क्रमांक, धातु कौन हो गए, यहाँ पर देखोगे तो धातु है हमारे पास Fe है, हमने यहाँ पे लिखा K3 Fe और Cn का होल 6। इसमें धातु परमाणु कौन है बेटा, धातु हमारे पास ये है, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। तो देखो पहला नंबर इस फॉर्मूले में है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, धातु का परमाणु क्रमांक लिखेंगे, तो धातु का परमाणु क्रमांक हो गया 26। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। अब फिर पहले हमें इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी इसकी, और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते मैंने अभी बताया था। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया K3 Fe और Cn का होल 6, तो हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या, इसके माने इसकी x की, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखो पोटेशियम क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है उनका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, लेकिन 3 है तो इसलिए 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखो फिर प्लस का चिन्ह आएगा। Cn का कितना होता है ऑक्सीजन संख्या, -1, याद रखना पड़ेगा, -1 होता है। कितने Cn है, 6 है। इज इक्वल टू क्या होगा, कोई चार्जेस है इसमें नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ आएगा +3 + x -6 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस के 6 है, प्लस के कितने 3 है, तो यहाँ कितना बचेगा, x - 3 बचेगा, 3 माइनस के इसके खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +3। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ऑक्सीजन संख्या निकालनी आनी चाहिए। देखो पहले हमने क्या लिखा, परमाणु क्रमांक, उसके बाद है धातु की ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कर देंगे, तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, -3। यहाँ पर 3 नहीं तो कर देंगे, यानी कि हमने जो ऑक्सीजन संख्या निकाली, लेकिन इस पे क्या था, प्लस का था, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है ना। फिर क्या आएगा, देखो +2 गुणा गया उप सहसंयोजन संख्या। अब हमें उप सहसंयोजन संख्या भी निकालनी आनी चाहिए। उप सहसंयोजन संख्या हमेशा क्या होती है कि जितने लिगेंड्स उससे जुड़े हुए हैं, लिगेंड्स ही है बेटा, Cn क्या है यहाँ पर, लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स का काम करे। तो लिगेंड्स कितने हो रहे हैं, देखो यहाँ पर लिगेंड्स को देखोगे तो ये है लिगेंड्स 6। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड्स है। तो गुणा हम क्या करेंगे, 2 गुणा 6 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 - 3 और प्लस क्या कर देंगे, 6 दूनी 12, 26 में से 3 गए, कितने बचे, 23, प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा 35। इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 35 हो जाएगा। ये निकालना सीख गए होंगे आप लोग, है ना। चलो इस एक बार और देख लेते। देखो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपके पास, हमने लिखा CO कोबाल्ट और यहाँ लिखा Cn की होल 6, साइनाइड की होल 6, और इस पे लगा दिया 3 माइनस चार्ज।
ठीक है ना। तो इसमें वो पूछ रहा है कि जो कोबाल्ट है का प्रभावी एटॉमिक नंबर निकालिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या लिखा जाता है, क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, धातु का परमाणु क्रमांक। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, धातु का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। फॉर्मूले को बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए, ऑक्सीकरण संख्या। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे 2 गुणा गया उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या। तो जो इसकी उप संयोजन संख्या होगी उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, है ना। उप संयोजन संख्या हमेशा लिगेंड्स कहा जाता है, जितने लिगेंड होंगे उसका 2 गुना कर देंगे। तो धातु का परमाणु क्रमांक, धातु माने पहले हम क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को लागू करने से पहले कुछ जानकारी हमें चाहिए। देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक हमें पता कितना होता है बेटा, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का होता है परमाणु क्रमांक 27, है ना। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, अब ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। कोबाल्ट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखो कोबाल्ट को हमने x मान लिया। फिर क्या करेंगे, साइनाइड, देखो प्लस क्या करेंगे बेटा, साइनाइड का होता है -1, लेकिन ये 6 साइनाइड है, देखो Cn का -1 होगा इंटू 6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू, देखो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, तो 3 माइनस चार्ज को हम यहाँ लिख लेंगे। पहले वाले में 0 था क्योंकि उसमें कोई चार्जेस नहीं था। तो यहाँ देखो x -6 इज इक्वल टू -3, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, +6 -3। तो ये प्लस, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये -3 तो कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ +3 के बचेंगे। तो ये इसमें हमने क्या निकाल दिया, कोबाल्ट का हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया, का ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल दी। कितने हो गए बेटा ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गए +3। अब हमें उप संयोजन संख्या निकालनी। तो उप संयोजन संख्या क्या होती है, जितने उसमें लिगेंड्स होते हैं बेटा, दाता परमाणु होता है, वो उसकी उप संयोजन संख्या है ना। तो कितने हैं, ये 6 है। उप संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो कोबाल्ट का हमें किसका निकालना उप संयोजन संख्या, कोबाल्ट है ना। तो कोबाल्ट की उप संयोजन संख्या, जनसंख्या कितनी हो सकती है बेटा, यदि हम उप संयोजन संख्या निकालेंगे तो कितनी होगी, इसमें कितने हैं उप संयोजन संख्या, 6 है ना। अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं इसके मान को। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27, ठीक है ना। धातु की ऑक्सीकरण संख्या, देखो धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3, है ना। लेकिन हमें यहाँ माइनस करना है, माइनस और यहाँ +3 लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। फिर प्लस क्या होगा 2, और फिर गुणा क्या होगा उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या कितनी है, 6। इस प्रकार से देखेंगे तो 27 -3 और 6 का 2 ना 12, है ना। ये 3 घटा देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 24 और +12, तो टोटल मिला के कितना हो गया 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया बेटा, 36। बस अब ऐसे सीखने वाली चीजें सारी, अलग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखने वाली। तो हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। एक और देखते हैं, जैसे देखो एक और है हमारे पास, जैसे Zn है, अब तो आ जाना चाहिए बेटा, है ना। और Cn का होल 4 है, ठीक है ना। और इस पे कौन से चार्जेस होंगे, 2 माइनस चार्ज, क्या होंगे बेटा इसमें,
2 माइनस चार्ज होंगे। यदि हम इसमें देखेंगे तो हमें जिंक के प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। किसका? जिंक का। तो कैसे निकाल सकता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना? तो हमने क्या करना है, जिंक को लेना, जिंक का परमाणु क्रमांक लिखना है। अब याद हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, पहले हमें क्या लेना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर धातु का परमाणु क्रमांक लिखना है। तो धातु का परमाणु क्रमांक कितना, जिंक का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर माइनस का चिन्ह होगा। ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगी बेटा, देखो ये यहाँ पर देखोगे तो Zn का x मान लेंगे, इसमें होता है -1 इंटू 4, 4 है नहीं, और इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस -2 है ऊपर, है ना। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +4 - 2 बराबर कितना आएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 लिखेंगे, माइनस के 2 कटा देंगे ना। और फिर क्या आएगा, फिर इसके बाद आता है धातु की ऑक्सीकरण संख्या, तो आ गई। फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसमें 2 गुणा गया उपसंयोजन संख्या, 2 गुणा गया उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या कितनी, 4 है, तो 4 गुणा गया 2, 4 गुणा गया 2, है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 - 2, क्योंकि अब 2 माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी 2 बार लिख लेंगे, है ना, 4 दूना 8। तो यहाँ पर देखो -2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 + 8 कितने हो गए, 36, 36 हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो इस प्रकार से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बेटा हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें थी इससे संबंधित, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी शब्दावली थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तक हमने सारी सीख ली। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा, वो है इसका IUPAC ने उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण, है ना। इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसका नामकरण हम सीखेंगे, उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण, ठीक है। तो पहले एक तो आप लोगों को ये सारी लिस्ट एक झटके में याद कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो इसको। यहाँ पर लेड है बेटा, इनमें कुछ ऐसे नाम हैं, इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जैसे लेड, इसको बोला क्या जाता है ना, प्लूमबेट, जिंक को जिंकेट, सिल्वर को आर्जेंटेट, आयरन को फेरेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, गोल्ड को एरुएट, है ना, और टिन को स्टिनेट, और कोबाल्ट को कोबाल्टेट, कॉपर को क्यूपरेट। ये कुछ नाम है जो हमें याद रखने, कहाँ कहाँ पर ये आएंगे, ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। ये देखो क्रोमेट है ना, क्रोमियम वाला क्रोमेट। दूसरा देखो, नहीं ये तो नाम आ जाएंगे, ठीक है ना, ये तो हो गए होंगे, सबने स्क्रीनशॉट इसका खींच लिया होगा, जिसने नहीं खींचा खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, है ना, ये जरूरत पड़ेगी हमें, और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब IUPAC नेम भी क्या होता है बेटा, 3 प्रकार के हो सकते हैं इसमें, जिनमें धनायन संकुल होंगे, ऋणायन संकुल होंगे, है ना, जिनमें एनायन होंगे, उनका नाम अलग प्रकार से लिखा जाता है, जिनमें क्या होगा कैटायनिक होंगे, उनके नाम अलग होंगे, और कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिनमें, है ना, उनका नाम अलग प्रकार से होंगे। तो अलग अलग प्रकार से 3 टाइप के हम ले सकते हैं। तो पहले हम लेंगे जिनमें क्या होगा, नेमिंग एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, है ना। एनायन को क्या बोलते हैं बेटा, धनायन, जिनमें क्या होगा, धनायन होंगे, धनायन यौगिक का नामकरण, जो धनायन यौगिक होंगे। अब वो धनायन वाले कैसे होंगे, देखो यहाँ पर देखो,
इसमें जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि AgCN का होल 2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको हम बोलते हैं समन्वय संख्या। इसके अंदर दो चीजें रहती है, एक तो रहता है सेंट्रल मेटल आयन और एक रहता है लिगेंड्स। लिगेंड यहाँ पर एक ही लिगेंड से, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं। इससे पहले जो होता है यहाँ पर ये एनायन होता है, जिनको हम बोलते हैं धनायन। यहाँ पर क्या होता है, एनायन होते हैं। इस तरफ यदि होते तो ऋणायन होते, जिसको ऋणायन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैट आयन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एनायनिक है, धनायन वाले। तो धनायन के लिए मैंने बताया था कि यदि इनके नाम अब बताए थे, देखो यहाँ पर आया सिल्वर, Ag आ रखा है, तो इसका नाम अर्जेंटेट होगा। अभी देखो कैसे बताते हैं ना, इसको नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम, ये तो पोटेशियम है, इसको तो सभी जानते भी है। इसका नाम क्या है बेटा, पोटेशियम, है ना। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम। इसमें एक चीज और है, ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई लेना देना नहीं, याद रखना, है ना। इसका नाम सीधे वही लिख लेंगे जो नाम आ ही रहा है। क्या नाम आ रहा है, पोटेशियम। ये तो हमें पता, पोटेशियम। दूसरा नाम क्या होगा, फिर इसके बाद शुरुआत होती है किस लिगेंड से, और लिगेंड्स में भी क्या होगा बेटा, सबसे पहले अल्फाबेटिकल नाम लिखे जाते हैं। यहाँ तो एक ही है, तो ज्यादा एक ही लिगेंड से तो ज्यादा कोई अंतर नहीं, लेकिन कहीं पर 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते लिगेंड, तो उनमें देखेंगे अल्फाबेटिकल पहले कौन आ रहा है, पहले उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको वैसे तो ये साइनाइड है, वैसे तो इसका नाम क्या है, साइनाइड है, लेकिन ये साइनो हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, साइनो। इसका नाम क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। लेकिन ये साइनो ग्रुप कितने, 2 बार आ रखे हैं, देखो साइनो 2 बार, याद रखना, तो डाई साइनो हो जाएगा। क्या होगा, डाई साइनो। तो यहाँ पोटेशियम हमने लिख लिया, फिर क्या आएगा, डाई साइनो। क्या लिखेंगे, डाई साइनो, 2 बार साइनो ग्रुप है। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाता है, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम वैसे सिल्वर है, लेकिन यदि इससे पहले क्या है, एनाइन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम सिल्वर नहीं होता बेटा, इसका नाम हो जाता है आर्जेंटेट। यहाँ 8 लगाते हैं, और 8 कब लगेगा इसमें, जब इसका नाम आर्जेंटेट होगा, सिल्वर नहीं होगा, सिल्वरटेट नहीं होगा, आर्जेंटेट हो जाएगा। तो इसको याद रखना, आपको क्या लिखना है, इसका नाम आर्जेंटेट। जब कौन सा होगा, इससे पहले यहाँ लगा होगा के, नहीं तो क्या होगा, इसका नाम सिल्वर हो जाएगा, सिंपल सिल्वर। ये के नहीं होता तो इसका नाम हम डाइसाइनो सिल्वर लिखते हैं, है ना। और यदि ये है तो क्या लिखा जाएगा, आर्जेंटेट। इस सब में आता है, जैसे इनमें लगा होगा, कोई भी ग्रुप यहाँ लगा होगा, तो इसका नाम के आगे 8 लगाते हैं। और उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालेंगे, इसका Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये -2 है, +1, तो यहाँ पर फर्स्ट 1 आएगा। मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, देखो कैसे, के यहाँ ब्रैकेट में Ag और साइनाइड का होल टू ब्रैकेट क्लोज। तो देखो के का क्या होता है बेटा, +1 होता है। Ag को हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। प्लस क्या कर देंगे, देखो इसका आता है -1, कितने हैं ये, 2 हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखो +1 + x, और ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2, -2 = 0। देखो +1 -2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, = 0। x = क्या होगा, ये उधर जाएगा तो +1। तो +1 तो आया हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, रोमन में फर्स्ट लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सबसे पहले आएगा कैटायन, सॉरी कैटायन नहीं आएगा, एनायन आएगा, कैटायन लिख रहा हूँ। क्या आएगा बेटा,
सबसे पहले हम एनाइन का नाम लिखेंगे। यहाँ एक तरीका है लिखने का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनाइन, ये एनाइन है। फिर उसके बाद नाम लिखा जाएगा किसका, लिगेंड्स का। लिगेंड्स आप जानते हैं। फिर जितने लिगेंड्स होंगे, फिर आएगा सेंट्रल मेटल आयन का नाम, इसका नाम आएगा। फिर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में हम नाम लिखेंगे किसका, एनाइन, कैटायन का, कैटायन का। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ कैटायन था ही नहीं, इसलिए नाम किसका लिखना था, है ना। एक और एग्जांपल है बेटा, देखो अब हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं, ये नाम है ना। अब देखो बेटा दूसरा वाला एज का एग्जांपल है। इसका नाम लिखो, तो इसका नाम आप लोग स्वयं लिखेंगे। ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं इस IPSC नेम की, और फिर हम थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे। इसका नाम लिखो, कोई बच्चा बता सकता है। पेन और कॉपी जरूर साथ में रखें, ये हमेशा हिदायत है आप लोगों को। कहीं पर कोई चीज नोट करनी हो तो नोट किया जा सकता है ना। अब यहाँ देखो बेटा, इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका नाम लिखा जाएगा। इसका नाम ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई लेना नहीं। जो हमारे पास यहाँ एनायन होंगे उनकी संख्या को नहीं लिखना बेटा, उसका सिंपल नाम आएगा जो उसका नाम ओरिजिनल नेम है। जैसे इसका नाम है पोटेशियम, तो हमने क्या करना है, पोटेशियम लिखना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद शुरू कहानी होती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नाम लिखा जाता है इसके अंदर लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स क्या है, यहाँ पर 4 है हमारे पास क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम तो क्लोराइड होता है, लेकिन 4 का नाम क्या होगा, टेट्रा। क्या होगा, टेट्रा, है ना, क्लोराइड, है ना। और इसमें क्लोराइड को जो नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं ईडो लगा देते हैं, है ना। तो इसका नाम होगा क्लोरिडो, क्लोरिडो। जो नेगेटिव लिगेंड्स होगा उसमें ओ लगा देते हैं लास्ट में, क्लोरिडो, आइडिडो, है ना, नाइट्रिटो, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड तो इसका नाम था, ओ लगा देते हैं, क्लोरिडो, है ना। जो नेगेटिव वाले होंगे, जो उदासीन वाले होंगे उनके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, वो अमीन होगा तो अमीन लिख लेंगे, है ना। जो यहाँ पर क्या लिखा हमने, साइनो, साइनो लिखा था ना इससे पहले, क्लोरिडो। और यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम वैसे मरकरी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमने पहले स्क्रीनशॉट बताया था, जो स्क्रीनशॉट उसका नाम है, इसमें लिखा जाएगा मर्क्यूरेट, 8 लगाते हैं, इससे पहले ये लगा हुआ ना। वैसे नहीं तो इसका नाम मरकरी लिखना था, हमने केवल मरकरी लिखना था, है ना। लेकिन इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, एनाइन जुड़ा हुआ है, तो एनाइन के नाम से जुड़ने से इसका नाम के आगे 8 लगाते हैं, तो इसका नाम होगा क्लोरिडो, के बाद आएगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। हिंदी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मर्क्यूरेट। और उसके बाद कहा मैंने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको +1 लिख लेते हैं, लेकिन ये 2 है ना। फिर इसको x लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, Cl का -1 होता है, लेकिन ये 4 Cl है, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना है, +2 हो गया, x बीच में आ गया, फिर क्या हो गया, -4 आ गया, इज इक्वल टू आएगा 0।
देखो इस 4 माइनस के 2 प्लस के, तो क्या कितने बचेगा, माइनस के 2 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो प्लस, यहाँ तो +2 आया, लेकिन यहाँ पर हम रोमन में लिखेंगे 1 2, 2 डंडे ए वाला। अब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, रोमन में सेकंड लिखेंगे। तो ये है बेटा इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर। अभी हम और इसके बारे में डिटेल कल पढ़ेंगे, है ना।